प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी प्रकाश निर्वात में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलता है। लेकिन अगर इसी को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड को अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया जाए, यानी इसको 3 × 10⁵ को यदि 3 मीटर में कन्वर्ट किया जाए, तो निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में या शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और जब मीटर में कहा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख से थोड़ा कम, लेकिन हम लोग 3 लाख ही मान लेते हैं। हवा में भी प्रकाश की चाल को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही माना जाता है। चलिए 1 नंबर प्रश्न हमारा क्लियर हुआ। प्रश्न संख्या 2 को रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, काल्पनिक, सीधा और वस्तु के समान आकार का होता है। यानी समतल दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। सदैव प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। और साथ ही साथ समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। यानी समतल दर्पण का आवर्धन का मान जो होगा वो सदैव +1 होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव +1 होगा। यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है बी ऑप्शन, कि समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो डॉक्टरों द्वारा, यानी दंत विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि की जांच के लिए ना हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है बी, यानी अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कौन सा दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं जी कि अवतल दर्पण जो है काल्पनिक, वास्तविक, वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बना सकता है। लेकिन समतल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यानी यहाँ पर पूछा गया हम लोगों को कि कौन सा दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा कि यानी समतल और अवतल दोनों, यानी दोनों। हमारा सही जवाब जाएगा सी, यानी हमारा सही जवाब जाएगा सी, यानी दोनों जो है कौन प्रतिबिंब बनाता है जी, तो दोनों काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। यानी हम लोग सीधी सी बात हम लोग जानते हैं कि F = R/2, F = R/2, यानी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या पूछा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी हमारा सही जवाब जाएगा डी जाएगा, हमारा सही जवाब जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कहां स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। कहां स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो जब वस्तु अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनता है, कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा होता है। यानी हम लोग क्या कहेंगे, कहां स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो हम लोग कहेंगे कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। यानी हमारा सही जवाब जाएगा ए, यानी अनंत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का व्यवहार किया था। दाढ़ी बनाने में हजामती के रूप में किस दर्पण का व्यवहार किया था। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग जानते हैं कि दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का व्यवहार किया था। यानी हमारा सही जवाब जाएगा बी, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो हम अभी जस्ट कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से सदैव छोटा होता है। यानी काल्पनिक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा कि वास्तविक बनता है कि काल्पनिक बनता है, कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे जी कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। यानी बी हमारा सही जवाब जाने वाला है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है जी, काल्पनिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। अब हम लोगों को यहाँ पर यह बात जानना होगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को कहा है कि 32 सेंटीमीटर, तो हम लोग कहेंगे +32 सेंटीमीटर। अब देखा जाए वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो 32 का आधा कर देंगे, 32 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, +16 सेंटीमीटर। यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तब कितना हो जाएगा, जब वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी होगी +16 सेंटीमीटर। यानी डी हमारा सही जवाब जाएगा +16 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन का मान हो, परावर्तन कोण का मान होगा। अब देखा जाए हम लोगों ने क्या पढ़ा था जी, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने प्रारंभिक पथ पर लौट जाती है। यानी जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर अभिलंब आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात अपने प्रारंभिक पथ पर लौट जाती है। यानी यहाँ पर अभिलंब भी यही हुआ, आपतन कोण आपतित किरण भी यही हुआ, परावर्तित किरण भी यही हुआ। तो आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है ए, यानी 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, समतल दर्पण की फोकल दूरी का मान। तो समतल दर्पण की फोकल दूरी का मान जो होता है ना, समतल दर्पण की फोकल दूरी का मान अनंत होता है, समतल दर्पण की फोकल दूरी का मान अनंत होता है। अशोक कुमार मानो, चलिए क्या होता है जी, समतल दर्पण की फोकल दूरी का मान अनंत होता है, समतल दर्पण की फोकल दूरी का मान होता है अनंत, समतल दर्पण की फोकल दूरी का मान होता है अनंत होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के जैसे हम लोग जानते हैं कि ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी हमारा सही जवाब जाएगा बी, यानी वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो जब गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगुनी होती है, यानी 12.5 को यदि हम लोग 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा जी, 25 सेंटीमीटर। यानी एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जब 12.5 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 25 सेंटीमीटर। यानी हमारा सही जवाब जाएगा सी, यानी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब कौन प्रतिबिंब बनाता है जी, आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण भी बनाता है, समतल दर्पण भी बनाता है और उत्तल दर्पण भी बनाता है। यानी तीनों प्रकार के दर्पण आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। यानी हमारा सही जवाब जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी, यानी समतल दर्पण भी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तीनों प्रकार के दर्पण जो है आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है। यानी डी हमारा सही जवाब जाने वाला है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है जी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, दर्पण सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन से ऑप्शन में 1/v + 1/u = 1/f, यानी डी हमारा सही जवाब जाएगा कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि दर्पण सूत्र का होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र होता है। तो आवर्धन सूत्र क्या होता है जी, m = -v/u। आवर्धन सूत्र का क्या होता है जी, -v/u, m = -v/u। यानी हमारा सही जवाब जाएगा बी, यानी m = -v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री से घुमा दिया जाए तो प्रतिबिंब घूम जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे कि यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से घूम जाता है। यानी अगर 4 डिग्री से घुमा दिया जाए तो प्रतिबिंब 8 डिग्री से घूम जाएगा। यानी हमारा सही जवाब जाएगा डी, यानी प्रतिबिंब 8 डिग्री से घूम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, प्रकाश है। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तरंगा नहीं तरंग है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है जी, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो है हमेशा सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। यानी हमारा सही जवाब जाएगा प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। हमारा सही जवाब जाएगा ए, यानी सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पिंड अप्रदीप्त है। कौन सा पिंड अप्रदीप्त है। अप्रदीप्त माने वे पिंड जो दूसरे पिंड के, वे पिंड जो जिसमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। यानी चंद्रमा इनमें से, चंद्रमा जो होता है सूर्य के प्रकाश में चमकता है, यानी इसमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। यानी चंद्रमा जो है अप्रदीप्त पिंड है, नॉन ल्यूमिनियस सोर्स है। तो इसीलिए हमारा सही जवाब जाएगा डी, यानी चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था जी, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। यानी हमारा सही जवाब जाएगा सी, यानी किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज। किस दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होती है। तो समतल दर्पण में वस्तु दूरी यानी प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। यानी समतल दर्पण में कि u बराबर होता है v, u मीन्स वस्तु दूरी, v मीन्स प्रतिबिंब दूरी। तो हमारा सही जवाब जाने वाला है सी, यानी समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कहां पर स्थित वस्तु का
अवतल दर्पण आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल दर्पण एक ही स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु कहाँ हो जी, तो जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। तो हम लोग क्या कहेंगे जी, पी तथा एफ के बीच, यानी डी हमारा सही जवाब हो जाएगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है, यानी आवर्धित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण बना सकता है, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण किसी वस्तु का काल्पनिक, सीधा और वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। और अवतल दर्पण जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है, वस्तु से बड़ा भी बना सकता है, वस्तु से छोटा भी बना सकता है, वस्तु के समान आकार का भी बना सकता है। यानी हमारा सही जवाब जाने वाला ए, यानी अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश तरंग है। प्रकाश तरंग है तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है जी, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था जी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होगा ना वो ये मान लीजिए कि ध्रुव है और ये इसका फोकस है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। अगर मान लीजिए कि ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले लिए, फिर दूसरा लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर किरण, तो ये प्रकाश के किरणों को अभिसरित करता है। यानी अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो हमारा सही जवाब जाएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण में कहाँ स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान आकार का होता है। तो क्या पूछा हम लोगों को, अवतल दर्पण में कहाँ स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है। तो क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे जी, वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है कि समान आकार का होता है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा जी, वक्रता केंद्र पर। क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर हो जाएगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस गोलीय दर्पण में प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होता है। तो अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण का ये होता है बाहरी सतह और ये होता है भीतरी सतह होता है। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होता है और उत्तल दर्पण में जो होता है प्रकाश का परावर्तन बाहरी सतह से होता है। यानी हम लोगों का जवाब हो जाएगा कि अवतल दर्पण में प्रकाश का प्रतिबिंब कौन सतह से होता है जी, भीतरी सतह से होता है। तो इसमें क्या पूछा, किस गोलीय दर्पण में प्रकाश का परावर्तन भीतरी सतह से होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो भीतरी सतह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवर्धन का धनात्मक मान कैसा प्रतिबिंब इंगित करता है। तो आवर्धन का धनात्मक मान जो है, जब m का मान धनात्मक हो तो धनात्मक मान का मतलब होता है कि प्रतिबिंब सदैव सीधा बन रहा है। तो यहाँ पर सीधा कौन सा प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। यानी समतल दर्पण में आवर्धन का धनात्मक मान काल्पनिक प्रतिबिंब को इंगित करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब। ये क्वेश्चन 2 बार पढ़ चुका है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, ये जो दोनों दर्पण है ये केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु के समान आकार का होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, यानी समतल तथा अवतल दर्पण, समतल तथा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा दर्पण आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। आवर्धित प्रतिबिंब तो एक ही दर्पण बना सकता है, यदि कौन सा दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है तो वो है वो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, वस्तु से समान आकार का सभी प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। लेकिन समतल दर्पण और उत्तल दर्पण सदैव काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी हमारा सही जवाब जाने वाला बी, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ
कि वृत्ताकार सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं जी? सीमा रेखा को हम लोग कहते हैं दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा जो होती है, वृत्ताकार ये सीमा रेखा जो होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसका दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। हमारा सही जवाब जाएगा डी, यानी दर्पण का द्वारक। अगला कौन है? वाहनों में साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों में साइड मिरर के रूप में जो है सदैव उत्तल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। यानी हमारा सही जवाब जाने वाला है ए, यानी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड।